हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट की थी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हमने कई कंपाउंड देखे हैं, जैसे पायरेजोल, इमिडाजोल, ओक्साजोल, थायाजोल, पायरिडीन, बेसिसिटियोपायरिडीन। ये सब हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो आपका लेक्चर है वो है दो कंपाउंड के ऊपर, क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन। ओके, इसकी हम देखने वाले हैं सिंथेसिस, रिएक्शन, मेडिसिनल यूज, साथ में केमिकल प्रिपरेशन, जो भी है केमिकल रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो भी इन दोनों कंपाउंड से रिलेटेड है, क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन, इन दोनों से रिलेटेड अपन आज पूरी बेसिक डिटेल स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। दो कंपाउंड है, मे भी लेक्चर 20 से 30 मिनट का होगा, पर लेक्चर में ही सब याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो, सबसे पहला कंपाउंड यहाँ पे दे रखा है क्विनोलिन। ठीक है, वन बाय वन दोनों कंपाउंड पढ़ेंगे। सबसे पहला कंपाउंड है क्विनोलिन। ये क्विनोलिन की बेसिक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर कौन सी है, बेंजीन है। ये जो पहला है ये है बेंजीन। ओके, और जो यहाँ पर ये दूसरा है ये है पिरिडिन। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, पिरिडिन मैंने पढ़ाया था, उसकी स्ट्रक्चर बताई थी, तो यही है पिरिडिन। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बेंजीन के साथ पिरिडिन अटैच है, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं क्विनोलिन। ओके, सो व्हाट इज क्विनोलिन। बेंजीन बनाया, साथ में पिरिडिन अटैच कर दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जितने भी है सब कार्बन है, ठीक है, पर यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन क्या हो गया, हेटेरो एटम हो गया, क्योंकि ये सबसे अलग है, तो ये हेटेरो एटम है। तो ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। कैसी रिंग है, हेटेरोसाइक्लिक। क्यों बोल रहा हूँ हेटेरोसाइक्लिक, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, ये नाइट्रोजन जो है हेटेरो एटम है, इसलिए जो साइकिल है ये हेटेरोसाइक्लिक है, जहाँ पर दो रिंग फ्यूज है, एक ये वाली एक ये वाली। फ्यूज का मतलब जुड़ी हुई है, दोनों जुड़ी हुई है, दोनों रिंग फ्यूज है। तो देखो यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ है, क्विनोलिन इज फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग इज फ्यूज्ड विथ पिरिडिन। मैंने आपको बोला था यह है बेंजीन रिंग, यह है पिरिडिन। तो बेंजीन रिंग जो है पिरिडिन के साथ फ्यूज्ड होती है, ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। देखो, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, बेंजीन रिंग फ्यूज विथ पिरिडिन। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो नाइट्रोजन है वो हेटेरो एटम है, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने काउंटिंग करी हुई है, नाइट्रोजन जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलेगा। तो ये क्लियर है आपको स्ट्रक्चर। तो अभी हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोलिन, जिसमें क्या हुआ, बेंजीन रिंग जो है पिरिडिन के साथ फ्यूज्ड है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है हेटेरो एटम है, और ये जो रिंग है ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन। तो सबसे पहली सिंथेसिस का नाम है स्क्रैप सिंथेसिस। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एनिलीन होता है ना, एनिलीन आप सभी जानते हो, बेंजीन के ऊपर NH2। ओके, तो जो एनिलीन होता है यहाँ पर बेंजीन के ऊपर NH2, ये रिएक्ट करता है ग्लिसरॉल से। तो यहाँ पर कैसे रिएक्शन होगी, जब एनिलीन, एनिलीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, जब एनिलीन रिएक्ट करेगा ग्लिसरॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड C6H5NO2। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बेंजीन बना के NO2 अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब रिएक्शन हुई एनिलीन की ग्लिसरॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड नाइट्रोबेंजीन, मतलब C6H5NO2, तो हमारा बन गया क्विनोलिन। तो सीधा सा रिएक्टेंट याद रखना आप, और प्रोडक्ट तो आपको याद ही है क्योंकि बनाई क्विनोलिन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई पहली सिंथेसिस। नाउ सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है फ्रीडलैंडर रिएक्शन, ओके, या फिर फ्रीडलैंडर सिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है थ्योरी में, रिएक्शन ऑफ ऑर्थो अमाइनो बेंजील्डिहाइड विथ एन कीटोन कंटेनिंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप।
देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने अमाइन वाला बेंजल्डिहाइड लिया है, ठीक है, और लिया है कीटोन कंटेनिंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये कीटोन कंटेनिंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लिया है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है फ्रीलैंडर में, यहाँ पे मैंने ऑर्थो अमाइनो बेंजल्डिहाइड लिया है। ये रहा ऑर्थो अमाइनो बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो पे अमाइनो है और ये बेंजल्डिहाइड हो गया, ठीक है। फिर कीटोन कंटेनिंग एक्टिव मिथाइलिन, ये कीटोन हो गया, ये एक्टिव मिथाइलिन हो गया। इन दोनों की रिएक्शन जब मैं कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक NaOH, तो यहाँ पे पानी निकलेगा, और जैसे ही पानी निकलेगा ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसे हम कहते हैं स्किफ बेस। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या चेंज आया, CHO का CHO है, बस यहाँ से H2O निकला, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया कार्बन से, और बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने क्या किया, पानी निकाला, ठीक है, और कुछ भी नहीं करा। इसको हम बोलते हैं स्किप बेस। और जब मैं इसका कंडेंसेशन कराऊंगा तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा जो हमें चाहिए था, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर क्विनोलिन बनेगा, ओके। इस रिएक्शन में भी क्विनोलिन बना था पहली वाली में, जहाँ एनिलीन की रिएक्शन ग्लिसरॉल से कराई थी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 और नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद जब मैंने फ्रीलैंडर में करवाया इसमें, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया था, ऑर्थो अमाइनो बेंजल्डिहाइड और साथ में लिया कीटोन कंटेनिंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और प्रेजेंस ली एल्कोहलिक NaOH की, तो पानी निकल गया। और पानी निकलने के बाद जो बना उसे हमने कहा स्कीप बेस, और इस स्कीप बेस का मैंने कंडेंसेशन कराया, तो मुझे स्ट्रक्चर याद है, मैंने वो एज इट इज़ बना दी, और ये R1 और R जो है ऊपर थे, तो मैंने एज इट इज़ अटैच कर दिए, ठीक है। नाउ थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डोएबनर मिलर सिंथेसिस। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए, ये जो हमारा एनिलीन है, ये हमारा एनिलीन, ओके, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइमरी एराइल अमाइन विथ अनसब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो पोजीशन इज रिएक्टेड विथ अल्फा कोमा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पर आप उस एनिलीन को बोल सकते हो प्राइमरी एराइल अमाइन, ठीक है, और उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं अल्फा कोमा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे एल्डिहाइड या कीटोन, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, ओके। तो यहाँ पर देखो, ये अल्फा, ये बीटा, और ये डबल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, साथ में एनिलीन ले लिया, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, पानी निकालते ही हमारा प्रोडक्ट हमें मिल गया, और R1 R2 ऐसा कैसा हमने ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पर अटैच था, ठीक है। ये हो गई थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखो, देखते हैं फोर्थ वन है नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ एनिलीन एंड बीटा केटो एस्टर एट हाई टेम्परेचर गिव्स एनिलीड इंटरमीडिएट। Further, it undergoes cyclization and dehydration in the presence of concentrated H2SO4 to produce 2-hydroxyquinoline। बड़ी इजी है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर वही हमने क्या लिया, सबसे पहले एनिलीन, फिर वही अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और इस बार हमने दिया हाई टेम्परेचर। जैसे हमने हाई टेम्परेचर दिया, यहाँ पर ये जो बना ये इंटरमीडिएट है, इसको हम बोलेंगे एनिलीड इंटरमीडिएट, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले क्या लिया, एनिलीन लिया, ठीक है, एनिलीन के साथ हमने क्या लिया, बीटा कीटो एस्टर। तो देखिए, सबसे पहले एनिलीन लिया, फिर लिया बीटा कीटो एस्टर, ओके, फिर हाई टेम्परेचर में इसकी रिएक्शन कराई तो बना एनिलीड इंटरमीडिएट। और जब मैं इसका H2SO4 की प्रेजेंस में साइक्लाइजेशन कराऊंगा, डिहाइड्रेशन कराऊंगा, तो हमें मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट जो कि है यहाँ पर 2-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, ठीक है। यहाँ पर 2 पर OH है, यहाँ पर इस पोजीशन पे, इसलिए 2-हाइड्रोक्सी, ओके। R1 का R1 ऐसे लिख दिया मैंने, और बाकी ये स्ट्रक्चर क्या है, क्विनोलिन, तो यहाँ पे बनेगा 2-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन। इस जगह देखिए ये सेकंड पोजीशन है, तो 2-हाइड्रोक्सी, ठीक है, ये R1 हमने यहाँ से लिख ही दिया, और क्विनोलिन है ये पूरी स्ट्रक्चर, इसलिए क्विनोलिन। तो कुछ भी नहीं था, एनिलीन की रिएक्शन कराई हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट बना हमारा एनिलिडिड इंटरमीडिएट। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 साइक्लाइजेशन कराया, डिहाइड्रेशन हुआ, और हमें मिल गया 2-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन। ये आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो अभी तक सारी रिएक्शन में हमने क्विनोलिन बनाया था,
अब जो क्विनोलिन बना उससे हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन होती है। तो अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ क्विनोलिन्स। ओके, तो ये हमारा क्विनोलिन है। ठीक, इसकी रिएक्शन जब मैं HCl के साथ करूँगा तो इस रिएक्शन को हम प्रोटोनेशन बोलते हैं। लास्ट 3-4 लेक्चर से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि जब मैं किसी भी कंपाउंड की HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा, मतलब HCl में क्या होता है H प्लस Cl माइनस, और अगर वहाँ पर H प्लस है तो मतलब प्रोटोन है, तो हम क्या करा रहे हैं, उसका प्रोटोनेशन करा रहे हैं, इसलिए प्रोटोनेशन लिखा हुआ है। तो जब मैं क्विनोलिन की प्रोटोनेशन कराऊंगा तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन के पास जो है हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा और Cl माइनस निकल जाएगा। काफ़ी सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एन अल्काइलेशन। मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि एन पे क्या जुड़ेगा, अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, सीधी सी बात है। और अल्काइल ग्रुप क्या होता है, CH3 वाले ग्रुप को हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो एन पे क्या अटैच होगा, CH3 आके अटैच होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एन के ऊपर CH3 अटैच है और I माइनस जो है रिलीज हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, तो एन एल्काइलेशन नाम से पता लग रहा कि जो एन है, जो नाइट्रोजन है, इसके ऊपर क्या होगा, CH3 आके अटैच होगा, एल्काइल ग्रुप आके अटैच होगा। तो पहला हमने देखा प्रोटोनेशन, जिसपे पास एन के पास H आके अटैच हुआ। दूसरा हमने देखा एन अल्काइलेशन, जिसमें एन पे अल्काइल ग्रुप आके अटैच हुआ। थर्ड है एन एसाइलेशन, यहाँ पर एसाइल ग्रुप आके अटैच होगा। तो देखो, जब मैं क्विनोलिन का एन एसाइलेशन कराऊंगा तो ये है क्विनोलिन, और एन एसाइलेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है CH3COCl की। ठीक है, जिसमें से Cl निकल जाएगा Cl माइनस के फॉर्म में, और जो COCH3 बचेगा वो नाइट्रोजन के आके अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एन एसाइलेशन में क्या होता है, जो COCH3 होता है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, और जो Cl होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन। क्विनोलिन का रिडक्शन कराना है, तो देखो कैसे होगा। ये है हमारा क्विनोलिन, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये क्विनोलिन हमने बना रखा है। जब मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन पैलेडियम निकल के साथ करूं या फिर SnHCl के साथ करूं, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस स्ट्रक्चर में जो ये डबल बॉन्ड थे, ये डबल बॉन्ड चले जाएंगे और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, क्योंकि रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, डबल बॉन्ड हटाना। और सेकंड रिएक्शन में देखो आप, जब मैं सिर्फ हाइड्रोजन और प्लेटिनम की प्रेजेंस पे करूँगा, ध्यान रखना यहाँ पे पैलेडियम है और यहाँ पर ये जो है Pt है, प्लेटिनम है। ठीक है, तो जब मैं प्लेटिनम की प्रेजेंस में करूँगा तो अंदर का एक भी बॉन्ड नहीं बचेगा, प्रोडक्ट में ये कंपाउंड जो है बॉन्डलेस रहेगा। तो इस तरह से आप रिडक्शन करवा सकते हैं, काफ़ी ईजी होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक और रिडक्शन यहाँ पे दे रखी है, देखो इसको ध्यान से। ये है आपका क्विनोलिन। ठीक है, जब इसका रिडक्शन कराऊंगा LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, सिर्फ ये वाला बॉन्ड हटेगा। देख लिया आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो LiAlH4 में सिर्फ एक बॉन्ड हट रहा है, हाइड्रोजन प्लेटिनम में सारे ही बॉन्ड गायब हो चुके हैं, और हाइड्रोजन पैलेडियम में इस वाली रिंग के कोई भी बॉन्ड नहीं है, बाकी सेम है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। तो देखो, क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन कराना है, सबसे पहले मैंने ले लिया क्विनोलिन। ओके, अब इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4। तो मैंने क्विनोलिन ले लिया, KMnO4 ले लिया। अब जैसे ही मैंने KMnO4 लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि KMnO4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो खतरनाक ऑक्सीडाइज करता है। तो COOH आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो दो ऑक्सीजन है, COOH। ठीक है, तो जब मैंने क्विनोलिन की रिएक्शन कराई KMnO4 के साथ तो दो COOH आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपल एक N है और ये वाली रिंग जो है गायब हो गई है, क्योंकि ये जितने भी कार्बन थे यहाँ पर COOH से डिनोट करके दिखा दिए। ठीक है, आपको मैकेनिज्म पे नहीं जाना, ध्यान रखना है यहाँ पर क्या हुआ। ये रिंग है यहाँ पर, बिल्कुल है, यहाँ के डबल बॉन्ड गायब है बस, और ये रिंग की जगह यहाँ पर COOH दिख रहे हैं। ठीक है, फिर जब मैं इस कंपाउंड को हीट कराऊंगा तो यहाँ से जो है CO2 निकल जाएगी। तो देखिए, अगर मैं मान लो कि यहाँ से निकला CO2, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, COOH। ठीक है, तो ये है निकोटिनिक एसिड। तो ध्यान रखना है, इसका ऑक्सीडेशन थोड़ा अजीब सा है, पर आपको याद रखना है
सबसे पहले हमारा ये जो कंपाउंड था इसकी क्या मैंने 4 से रिएक्शन कराई, फिर कुछ इस तरह से कंपाउंड बना, और जब मैंने इसको हीट कराया तो बना निकोटिनिक एसिड। ओके, नाउ नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहली है नाइट्रेशन। जब मैं नाइट्रेशन कराऊंगा क्विनोजोलिन का, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 H2SO4। आप जानते ही हो कि नाइट्रेशन कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 H2SO4। तो यहाँ पर NO2 कहाँ कहाँ अटैच होगा, ध्यान से देखो, एक तो इस पोजीशन पे, ठीक है, और एक इस पोजीशन पे भी हो सकता है, इसलिए मैंने जो है 2 बार बनाया है इसको, ठीक है। एक तो यहाँ पर अटैच किया है और एक यहाँ पर अटैच किया है, एक स्ट्रक्चर में यहाँ पर, एक स्ट्रक्चर में यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होगा, यहाँ पर जो ये हमारा कंपाउंड है इसका जब मैं H2SO4 ओलियम के साथ रिएक्शन कराऊंगा, मैं 3 लेक्चर से ओलियम का फॉर्मूला बता रहा हूँ, H2S2O7, ठीक है। तो जब मैं सल्फोनेशन कराऊंगा तो सल्फोनेशन में क्या होगा, SO3H जनरेट होगा, तो एक तो यहाँ अटैच हो गया, एक यहाँ अटैच हो गया, सेम नाइट्रेशन की तरह। ओके, नाउ नेक्स्ट ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होगा, ब्रोमीन जनरेट होगा, एक ब्रोमीन तो यहाँ अटैच होगा और दूसरा यहाँ, सेम, ठीक है। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन सब कुछ सेम है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पे होगा, तो देखिए कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो सेकंड पोजीशन पे और एक फोर्थ पोजीशन पे, क्योंकि फर्स्ट तो नाइट्रोजन हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, और ये हो गई फोर्थ पोजीशन। तो एक तो सेकंड पोजीशन पर, एक फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा कंपाउंड है, और जब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा NaNH2, तो यहाँ से NH2 जनरेट होगा और सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे अटैच होगा। जब मैं इसकी रिएक्शन KOH के साथ करूँगा तो ये टूटेगा K प्लस OH माइनस, और ये OH माइनस जो है एक तो सेकंड पोजीशन पे और एक फोर्थ पोजीशन पे अटैच होगा, ये सेकंड ये फोर्थ। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक में आपको क्या याद रखना है, सेकंड और फोर्थ पोजीशन, और ब्रोमिनेशन में, सल्फोनेशन में, नाइट्रेशन में सबको आपको याद रखना है, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हो गया। अब देखेंगे इसके मेडिसिनल यूज़। तो देखो इसके डेरिवेटिव यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्विनिडीन, क्विनिनिन। तो ये सब किस लिए काम आते हैं, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्विनिनिन का दे रखा है कि क्विनिनिन को अगर हम अदर मेडिकेशन के साथ यूज़ करें तो ये मलेरिया सही करने के काम आता है। और जो क्विनिडीन होता है ना, ये इरेगुलर हार्ट बीट को सही करने के काम आता है। तो जो क्विनिनिन है वो तो मलेरिया सही करेगा, और जो क्विनिडीन है, यहाँ पे डी आ रहा है, डीन वाला, तो जो क्विनिडीन वाला होता है ना, वो इरेगुलर हार्ट बीट को सही करता है। तो क्विनिनिन तो मलेरिया सही करेगा, और क्विनिडीन, ये डीन वाला, ये इरेगुलर हार्ट बीट को सही करेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्विनिनिन जो है मलेरिया को सही करेगा, और क्विनिडीन जो है इरेगुलर हार्ट बीट को सही करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे लिखे हुए हैं, आप देख लेना। और यहाँ पर ये देखो, नॉरफ्लॉक्सिसिन इज एन एंटीबायोटिक ड्रग बिलोंग टू फ्लोरोक्विनिलिन। ये जो है, ऐसे कई सारे आपको डेरिवेटिव दे रखे हैं यहाँ पर, तो आपको इनको पढ़ लेना है, इनके यूजेस पढ़ लेना है, थोड़े बहुत याद रखने हैं, ठीक है। ये इसके मेडिसिनल यूज़ हो गए। तो एक कंपाउंड अपन ने निपटा दिया है, अब दूसरा कंपाउंड पे चलते हैं। दूसरा कंपाउंड है आइसोक्विनोलिन। ओके, अभी अपन ने देखा था क्विनोलिन, अब अपन क्या देखने वाले हैं, आइसोक्विनोलिन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आइसोक्विनोलिन की स्ट्रक्चर दे रखी है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, सब कुछ सेम है। ये बेंजीन है, और ये जो है यहाँ पर नाइट्रोजन जहाँ पहले आता था हमारे क्विनोलिन में, अब वही आइसोक्विनोलिन में नाइट्रोजन जो है दूसरी पोजीशन पे आ गया। अभी हमने देखा था क्विनोलिन जहाँ पे नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे आता था, पर अब हम देख रहे हैं आइसोक्विनोलिन जहाँ पे नाइट्रोजन सेकंड पोजीशन पे आता है। बस इतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो आइसोक्विनोलिन इज फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, फ्यूज्ड है, ठीक है, इन विच बेंजीन रिंग फ्यूज विथ पिरिडीन। ये पिरिडीन हो गया, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पर जो बेंजीन है पिरिडीन के साथ फ्यूज है। बस फर्क क्या है, फर्क इतना सा है कि नाइट्रोजन यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे है, बाकी पूरी थ्योरी सेम आएगी कि बेंजीन है, बेंजीन पिरिडीन के साथ फ्यूज्ड है, ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है,
जहाँ पर नाइट्रोजन जो है हेटेरो एटम की तरह एक्ट करता है। नाइट्रोजन जो है यहाँ पर बस सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, नाउ इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे किस किस तरह से ये बनता है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि जब मैं बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन को, क्या बोल रहा हूँ, बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन को रिएक्ट कराऊंगा CH3COCl की प्रेजेंस में, मतलब एसिड क्लोराइड, इसको हम क्या कहते हैं, एसिड क्लोराइड। ओके, तो जब मैं बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन, ये देखो बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेथ एथ 2 कार्बन फिर अमाइन, तो इथाइल अमाइन। तो बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन की जब मैं रिएक्शन कराऊंगा CH3COCl के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बेंजीन का बेंजीन आ गया। ठीक है, ये NH का NH आ गया यहाँ तक। उसके बाद ये जो है यहाँ आके अटैच हो जाएगा, Cl निकल जाएगा। बस देखिए यहाँ पर क्या होगा, Cl निकल जाएगा और ये जो COCH3 है ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया एन एसिटाइल डेरिवेटिव। बना बना कर देखना है इन्हें, हर लेक्चर के बाद इन्हें बना बना के देखना, क्योंकि जब तक नहीं बनाओगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन। इथाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैथ और एथ 2 कार्बन है, अमाइन है, तो इथाइल अमाइन बीटा फिनाइल। ओके, इसकी रिएक्शन CH3COCl, तो ये Cl तो Cl माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा और ये जो COCH3 बचेगा ये इस तरह से आके अटैच हो जाएगा। तो ये बना एन एसिटाइल डेरिवेटिव। जब मैं इसकी रिएक्शन P2O5 के साथ करूँगा, किसके साथ, P2O5 के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, पानी निकलेगा और जैसे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर बच जाएगा CH3। तो देखो मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग करके लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे लटका दिया है CH3। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 3,4 डाईहाइड्रो आइसोक्विनिडिन डेरिवेटिव। इस तरह से डेरिवेटिव आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेरिवेटिव बना। अब इस डेरिवेटिव की रिएक्शन में कराऊंगा PdSe 160 डिग्री। ओके, अगर आपको ये टेम्परेचर याद नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं, बस आपको एलिमेंट्स वगैरह याद रखने हैं ताकि चेकर को पता लगे कि हाँ आपको पता है थोड़ा बहुत। तो आपका फाइनली बन जाएगा आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव। अब मैं यहाँ पर डेरिवेटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखो CH3ATH है और जबकि आइसोक्विनोलिन की स्ट्रक्चर तो सिर्फ इतनी सी है। अब यहाँ पे CH3 भी अटैच है, इसलिए ये आइसोक्विनोलिन का डेरिवेटिव हुआ। तो यहाँ पर हमने कैसे बनाया, बीटा फिनाइल इथाइलमाइन CH3COCl, उसके बाद यहाँ से Cl हटा के ये CH3CO यहाँ पर अटैच किया, फिर पानी निकाला। जैसे ही पानी निकाला ये हमारा डेरिवेटिव बना और जैसे ही डेरिवेटिव बना मैंने PdSe के साथ रिएक्शन कराई और हमें पता है कि प्रोडक्ट बनने वाला है आइसोक्विनोलिन। तो बिना किसी मैकेनिज्म के हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया और CH3 अटैच कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी CH3 बना था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस में यहाँ पर दे रखा है आपको, देखो मैं थ्योरी पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ द मॉडिफिकेशन रिएक्शन ऑफ बिस्लर नाप्रिस्किल सिंथेसिस 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल इथाइलमाइन रिएक्ट विथ एसिटाइल क्लोराइड। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो मैंने 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल इथाइलमाइन। ओके, तो 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल इथाइलमाइन रिएक्ट विथ CH3COCl और वापस क्या होगा, ये Cl गया और ये जो है यहाँ पर आके अटैच हुआ। जैसे ही ये हुआ वापस P2O5 से रिएक्शन कराई, पानी निकाला। तो देखो यहाँ पे पानी कैसे निकलेगा, ये OH जो है निकलेगा। ठीक है, और ये OH के निकलने की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि यहाँ से OH जा रहा है, क्योंकि अपन पानी निकलवा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर OH था पर अब पानी निकल गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो अंदर अपन को डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो है कीटो इनोल वाला फॉर्म हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, अब अगर ये डबल बॉन्ड O टूटा तो ये सिंगल बॉन्ड O रह जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, वेट ए मिनट मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं साइड में ले जाता हूँ, ये साइड में नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखो आप, इसको मैं साइड में ले आता हूँ। हाँ जी, अब थोड़ा बहुत साइड में है। आप यहाँ से देखिए, ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड O टूटा तो क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसके साथ H जुड़ गया
तो इस तरह देखिए आप यहाँ पे OH आ गया। ठीक है, अब अगर ये डबल बॉन्ड O टूटा तो ये डबल बॉन्ड गया कहाँ? ये डबल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के पास चला गया इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं हुआ, डबल बॉन्ड O टूटा, ये देखिए डबल बॉन्ड O टूटा तो OH आ गया। और ये डबल बॉन्ड गया कहाँ? कहाँ गया? क्वेश्चन मार्क। ये नाइट्रोजन के पास आ गया, तो ये इस तरह से। ठीक है, तो ये कीटो इनोल टोटोमर है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाएंगे। डबल बॉन्ड O टूटेगा तो OH आएगा और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है कन्वर्टेबल है, इसलिए हमने डबल एरो रखा है, इधर से इधर भी, इधर से इधर भी। ठीक है, नाउ फाइनल क्या होगा? जब मैं इसका साइक्लो एडिशन करा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्यों बोला? क्योंकि CH3 अटैच है और ये आइसोक्विनोलीन है। ठीक है, आइसोक्विनोलीन बन गया ये। तो देखो क्या हुआ, आपको समझ आ ही गया होगा, वही सब है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा कंपाउंड था, इसकी रिएक्शन CH3COCl के साथ कराई, ये Cl गया, ये जो है यहाँ आकर अटैच हो गया। जब मैंने इसकी रिएक्शन P2O5 के साथ कराई, OH गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड आया ये कीटो फॉर्म हो गया, और कीटो जो है इनॉल में इंटरकन्वर्टेबल है, ये डबल बॉन्ड O टूटेगा तो यहाँ OH आ जाएगा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये जो डबल बॉन्ड है ये गया कहाँ? इस नाइट्रोजन के पास गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस एरो का यूज़ किया है। ठीक है, जब मैंने इसका साइक्लो एडिशन कराया तो हमारा बन गया आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर CH3 है और ये जो है ये है आइसोक्विनोलिन। ओके, तो ये आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, मैंने तो बहुत अच्छे से समझा दी। नाउ थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। यहाँ पर हमने क्या किया? एरोमेटिक एल्डिहाइड, या फिर आप बोल लो बेंजेल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन के साथ CHO अटैच है तो बेंजीन एल्डिहाइड, तो बेंजेल्डिहाइड। या फिर आप बोल लो एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक रिंग है तो बेंजेल्डिहाइड या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड की जब मैंने रिएक्शन कराई 2,2 डाई एल्कोक्सी इथाइल अमाइन, क्या बोलोगे? 2,2 डाई एल्कोक्सी, ये एक एल्कोक्सी, ये दूसरा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि R का मतलब एल्काइल और O का ऑक्सी, तो एल्कोक्सी। तो 2,2 डाई एल्कोक्सी इथाइल, एक तो ये मैथ और एक ये एथ, दो कार्बन हो गए इथाइल और अमाइन का अमाइन, तो 2,2 डाई एल्कोक्सी इथाइल अमाइंस। ओके, जब मैंने रिएक्शन कराई एरोमेटिक एल्डिहाइड की 2,2 डाई एल्कोक्सी इथाइल अमाइंस के साथ, तो यहाँ पर पानी निकल गया और बाकी सारा अटैच हो गया। तो देखो पानी कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो CHO है इसमें से OH गया, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, तो इस तरह से यहाँ से पानी निकल गया। अब ये कार्बन और ये नाइट्रोजन दोनों बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से, और बाकी सब सेम टू सेम अटैच कर देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, एक बार और समझो, ये HO और एक H सब गया यहाँ से। ठीक है, क्योंकि पानी निकल रहा है, H2O होता है पानी। अब ये कार्बन और ये नाइट्रोजन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, और नाइट्रोजन के ऊपर ही जितना भी था ये एज इट इज़ यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ पानी निकाला है। ठीक है, और पानी निकालने के बाद ये बन गया स्कीफ बेस। जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा P2O5 के साथ, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट मिल जाएगा आइसोक्विनोलिन। काफ़ी इजी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। बेंजल्डिहाइड लो और यहाँ पर लो 2,2 डाई एल्कोक्सी इथाइल अमाइन, और यहाँ से निकाल दो पानी, तो बनेगा स्कीफ बेस। और जब यहाँ पर आप कराओगे H2SO4 या P2O5 की रिएक्शन, तो आपको मिल जाएगा आइसोक्विनोलिन। ओके, नाउ हमने अभी तक देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड वाला देखा। ठीक है, एक ये अभी हमने देखा CH3COCl वाला। उससे पहले हमने ये देखा था, इसमें भी सेम था CH3COCl वाला। उससे पहले हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी। अब हम देखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ आइसोक्विनोलिन्स। तो देखो केमिकल रिएक्शन सेम है। सबसे पहले प्रोटोनेशन है, मतलब H+ देना है, तो ये नाइट्रोजन के पास H आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है एन एल्काइलेशन कराना है, तो एल्काइल ग्रुप जो है N पे आके अटैच हो जाएगा, सिंपल। नाउ नेक्स्ट एन एसाइलेशन कराना है, तो Cl हटेगा और ये COCH3 यहाँ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिडक्शन कराना है, तो आइसोक्विनोलिन का रिडक्शन कराते टाइम हमें ध्यान रखना है कि रिएजेंट क्या है। जैसे यहाँ पर है सोडियम C2H5OH, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लेटिनम। तो जब मैं हाइड्रोजन प्लेटिनम के साथ करूँगा
तो यहाँ के सारे बॉन्ड गायब और इधर का पूरा रहेगा। ठीक है। जब मैं सोडियम इथाइल अल्कोहल के साथ कराऊंगा तो इसमें इधर के गायब होंगे और इधर के रहेंगे। ध्यान रखना, इस स्ट्रक्चर में जब मैं सोडियम इथाइल अल्कोहल डालूंगा तो इधर के तो सारे रहेंगे, ये देखिए, और इधर के बॉन्ड गायब हो जाएंगे। H2PT डालूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, इधर के गायब इधर के रहेंगे। तो एक बार आपको याद रखना है, ट्रिक बना लेना कि हाँ, अगर सोडियम इथाइल अल्कोहल डाला तो फर्स्ट साइड के रहेंगे, हाइड्रोजन पीटी डाला तो फर्स्ट साइड के बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है। और लास्ट में क्या है, सिर्फ एक ही बॉन्ड जाएगा इस जगह से। ठीक है, क्योंकि लिक्विड अमोनिया डाल रहे हैं, LiAlH4 भी डाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया रिडक्शन। नाउ देखते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे और वो भी KMnO4 के साथ, खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, इस तरह से आपको अटैच कर देना है दोनों पे। ठीक है, कर लोगे, काफ़ी इजी है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोफेरिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रेशन देखेंगे तो यहाँ पर भी दो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक NO2 यहाँ, एक NO2 यहाँ। उसके बाद सल्फोनेशन देखें तो वही रिएजेंट, एक SO3H यहाँ, एक यहाँ। उसके बाद ब्रोमिनेशन देखें तो एक ब्रोमीन वापस यहाँ, एक ब्रोमीन वापस यहाँ। मतलब इसी को दो बार बनाना है, एक बार ब्रोमीन यहाँ अटैच करना, दूसरी बार ब्रोमीन यहाँ अटैच करना। और जो यहाँ वाला अटैच करेंगे ना, ये जो यहाँ अटैच कर रहे हैं, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर अटैच कर रहे हैं तो ये मेजर है, और अगर अपन यहाँ पे अटैच कर रहे हैं तो ये माइनर है। ठीक है, तो चाहे ब्रोमिनेशन हो, सल्फोनेशन हो, नाइट्रेशन हो, हमें पता है कहाँ पे अटैचमेंट करनी है। नाउ नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन। तो यहाँ पर जो आइसोकिनेटोनिन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है वो फर्स्ट पोजीशन पे होती है, और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन ये रही, NH2 ऐड कर दिया। ठीक है, सिंपल है। नाउ नेक्स्ट इसके मेडिसिनल यूजेस देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं पेपरविरीन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर से डरना नहीं है, अगर आपको ये याद रहती है तो भी ठीक है, ये बना के देखना, प्रैक्टिस हो जाए तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देख लीजिए इसके मेडिसिनल यूज़। तो देखो लिखा हुआ है, पेपरविरीन इज ए वेसोडाइलेटर एंड एक्ट एज ए स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। तो एक तो वेसल को डायलेट करेगा, वेसोडाइलेटर है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा, यूज टू ट्रीट मैनी कंडीशन दैट कोड स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल। हमारी स्मूथ मसल में स्पाज्म होने से रोकेगा। ठीक है, उस कंडीशन को ट्रीट करेगा। और भी है इमेटाइन। इमेटाइन क्या है, एक लिपैक है, अल्कलॉइड है, जो कि यूज्ड होता है एंटी प्रोटोजोअल में। ठीक है, और साथ ही साथ वॉमिटिंग को इंड्यूस कराने में। तो एक तो एंटी प्रोटोजोअल हो गया, एक वॉमिटिंग इंड्यूस कराने वाला हो गया। और भी है जैसे नार्कोटिन इज प्राइमरली यूज्ड एज ए एंटी ट्यूसिव एजेंट। एंटी ट्यूसिव मतलब कफ को सप्रेस करने वाला। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पर दे रखा है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे एक्रिडीन से। ओके, दो कंपाउंड आपके रह गए, एक्रिडीन और नेक्स्ट वाला, तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज के लेक्चर में हमने देखा क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन की स्ट्रक्चर, बेसिक बातें, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, नाइट्रेशन और सब कुछ, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन, जो भी था, जितना भी था, सब कुछ अपन ने देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में दोनों कंपाउंड को स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए, जुड़े रहिए डेप्थ ऑफ बायो के साथ। और अगर किसी का भाई बंधु 10th में है या फिर 11th-12th में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैंने क्लास 10th की साइंस और 11th-12th की बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साथ में क्विक रिवीजन सीरीज भी करा रखी है। तो ज़रूर सजेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है और वो क्वेश्चन नीट में एज इट इज़ पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ज़रूर सजेस्ट करना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनको। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।